नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना से लड़ने में सरकार से लेकर सिस्टम तक सब लाचार हैं और यही वजह रही कि पहले मुंबई में कर्फ्यू लगाया गया, फिर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किया गया, फिर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, इसके बाद यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा और दिल्ली में तो लगातार लॉकडाउन बढ़ ही रहा है। इसके बाद भी हालात नहीं संभले तो यूपी उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया और दिल्ली में दोबारा से एक बार 7 दिनों का फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर यूपी उत्तराखंड में हालात सबसे ज्यादा खराब देखे गए। कहीं अस्पताल फुल, कहीं ऑक्सीजन गुल, कहीं दवाएं नहीं मिल रही हैं, कहीं शमशान चिताओं से दिन रात जलते दिख रहे हैं। हर तस्वीर भले ही दिल झकझोरने वाली थी, लेकिन इन सब के बावजूद लापरवाही उसी तरह जारी है, जैसे पहली थी वैसे ही अभी भी है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यूपी में जहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो कोरोना को फैलने का न्योता दिया जा रहा है। देहरादून में बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बॉर्डर पर उमड़ रही भीड़ ऐसी है कि जिसे कोरोना ना भी हो, उसको हो जाए, वो संक्रमित हो जाए। बहरहाल लोगों की लापरवाही और सिस्टम की खामियों पर कोरोना लगातार इसकी वजह से बढ़ रहा है और सरकार भी लाख जतन कर रही है, मगर कोरोना से पार नहीं पा रही है। ऐसे में अब एक ही सवाल उठता है कि क्या अब कर्फ्यू ही आखिरी रास्ता है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देहरादून और ऋषिकेश में 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में भी कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू आज शाम 7 बजे से शुरू हो गया है और 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति को छूट रहेगी, जबकि सब्जी, दूध, राशन की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। शादी विवाह और बाहर से आने वालों को आवाजाही के लिए सीमित संख्या में छूट रहेगी। इस हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश नगर निगम के अलावा गढ़ी और क्लेमन टाउन छावनी क्षेत्र भी इसमें शामिल है, जहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। मेरठ में भी ऑक्सीजन की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं। मेरठ के कृष्णा गैस प्लांट पर कल शाम से ही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों के परिजनों का यह भी आरोप है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। ऊंची पहुंच और रसूख वाले लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मेरठ के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी। मेरठ मेडिकल कॉलेज, न्यूट्रीमा अस्पताल, आनंद अस्पताल, केएमसी अस्पताल समेत कई अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मेरठ के कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए 50 टन ऑक्सीजन की रोजाना की जरूरत है, लेकिन जिला प्रशासन 20 से 30 टन ऑक्सीजन का ही इंतजाम करा पा रहा है। कल शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं है, हमारे मरीज तड़प रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक इस्लामाबाद का आदमी था, यहाँ पे उन्होंने बहुत हंगामा किया, बेचारे का मरीज यहीं अभी मर गया, दम तोड़ दिया उसने। ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी की जा रही है। जो सोर्स लेके आ रहे हैं उनको सिलेंडर दिया जा रहा है, बाकी आम जनता आप देख रहे हो कैसा बेहाल घूम रही है। कल 3 बजे आए थे हम, इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करा हमारे यहाँ पे, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। कह रहे कल मिलेगी, आज मिलेगी, पता ही नहीं कुछ इनका। दोपहर से खड़ा हूँ 2 बजे से। कल दोपहर किस चीज़ जी, इसके लिए ऑक्सीजन गैस के लिए। क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं जी, अभी है नहीं, अभी है नहीं। कल आधार कार्ड लिया इन्होंने, लिखवाया, लिखवाने के बाद मेरे को सुबह 9 बजे मिलेगा, अब भी नहीं मिला। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुराहिता करीम जुड़ गई, सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी विनीत दुबे आगरा से और मेरे दूसरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़ गए हैं। प्रयागराज में लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है।
मानवेंद्र, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है। बैठक के बाद एक नया आदेश आया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि प्रयागराज में हालात क्या हैं और कैसे चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। जी देखिए, लखनऊ से मुख्यमंत्री कुछ भी आदेश जारी करें, ज़िला जो है वो प्रशासन को चलाना है, डीएम को चलाना है, सीएमओ को चलाना है और कोरोना से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको चलाना है। ये अधिकारी बिल्कुल भी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पतालों के सामने लोग दम तोड़ते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर बात कर लें तो अस्पतालों में निश्चित तौर पर प्रयागराज के अस्पतालों में किसी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोग इंडिविजुअल हैं, इस तरह का निर्देश दिया गया है सीएम ऑफिस से कि अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो जो इंडिविजुअल लोग सिलेंडर के लिए जाते हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ऐसी पूरी व्यवस्था प्रयागराज में कहीं नहीं है। लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते, बेड न मिल पाने के चलते अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें शहर के अलग अलग हिस्सों से आती रहती है। तो प्रशासन पूरी तरह से शीत निद्रा में चला गया है और उसके चलते प्रयागराज शहर एक तरह से बेसहारा हो गया है। तमाम लोग दिन भर में हमको फ़ोन करते हैं कि उनको सिलेंडर चाहिए, क्या कहीं पर उपलब्ध है। प्रयागराज में कहीं पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। एक शहर उत्तरी के विधायक है हर्षवर्धन वाजपेयी, उनका ऑक्सीजन का प्लांट है। शुरू में इन्होंने जोश में बड़ी बड़ी बातें करी कि शहर के लोगों को हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, जिसको चाहिए हमारे प्लांट से ऑक्सीजन ले सकता है। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने नया ट्वीट कर दिया कि अब सिर्फ जो अस्पताल हैं उनको ही हम सिलेंडर दे सकते हैं, आम लोगों को सिलेंडर नहीं दे सकते। उनके प्लांट के सामने लोगों की भीड़ लगती है, लोग निराश होकर के वापस जाते हैं। प्रशासन के अधिकारी ना फ़ोन उठाते हैं, ना मैसेज पे जवाब देते हैं। पूरी तरह से बेसहारा बना दिया है प्रयागराज की जनता को। तो जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए तो उनको भी ये बात समझनी होगी कि उनका जो आदेश है क्या वो हवाबाई है। ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते, ज़िलों तक पहुँचते पहुँचते वो कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं डीएम और तमाम अधिकारी जिनको आदेश का पालन करना है। एक फ़ोन उठाने के लिए ना डीएम तैयार है, ना सीएमओ तैयार है, ना कोई दूसरा अधिकारी तैयार है। तो इस तरह के आदेश लखनऊ से जारी कर देना आसान है, लेकिन उनको ज़मीन पर कार्रवाई उन पर होना, उनको क्रियान्वयन करवाना बहुत मुश्किल है। और वैसी स्थिति यहाँ प्रयागराज में देखने को मिल रही है। चले बने रहिए। लगातार लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध। जी, बात पूरी कर लीजिए मानवेंद्र। जी देखिए, इस तरह के आदेश जो है निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति ज़िलों में हो जाती है, तमाम अधिकारी हैं जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं और उसके चलते आम लोगों को बेसहारा जैसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। और निश्चित तौर पर इस तरह के जो अधिकारी तमाम ज़िलों में तैनात हैं, उनके चलते तमाम, पहले भी हमने देखा, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के चलते, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी के चलते, प्रशासनिक अमले के चलते कई सरकारों की लुटिया डूबी है। तो उसी तरह के तमाम अफसर तमाम जिलों में तैनात हैं और उसी के चलते प्रयागराज जैसे जिले की ये हालत हो गई है कि लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो अधिकारी मान नहीं रहे बात और यहाँ से मुख्यमंत्री लगातार आदेश दे रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने मन का कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। डॉक्टर सुराइता करीम, मुझे एक बात समझाइए, नाइट कर्फ्यू चल रहा है और साथ ही सैटरडे संडे का वीकेंड लॉकडाउन भी चल रहा है। केसेस कम नहीं हो रहे हैं, कम कहना जल्दबाजी होगी। क्या यही रास्ता है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए चैन तोड़ने के लिए? देखिए अभिजीत जी, हम आपसे पहले तो आपका सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन जो हमारे साथी प्रयागराज से रिपोर्ट कर रहे थे उनकी जो बातें मैंने सुनी, बहुत ही दर्दनाक बातें हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं और सारे ज़िले के जो प्रशासनिक अमला है, वो जो ऑक्सीजन की हाहाकार मचा है उसकी 2 वजह है। एक तो घरों में जो सिलेंडर चल रहे हैं उनकी वजह से अस्पतालों में सिलेंडर नहीं है, और दूसरा जो मरीज़ जब घर में सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन ले रहा है तो वो खुश हो जा रहा है कि मेरा ऑक्सीजन 90 चल रहा है, मुझे और आगे इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो लेवल 1 वाले मरीज़ हैं, ये अगर अस्पतालों में आ जाएं तो इनकी हालत हम लोग इंजेक्शन, स्टीरॉयड और एंटीकोएगुलेंट दे के इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये लेवल 2, लेवल 3 तक ना पहुँचें।
बहुत ही दुखनीय ये चीज़ है कि लेवल 1 की व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेवल 1 को बढ़ाना है। अगर जैसे योगी जी का अपना अस्पताल है गोरखपुर में, गोरखनाथ हॉस्पिटल, उनके पास 200 बेड की संख्या है। अगर वो अपने अस्पताल को ही केवल लेवल 1 कर दें और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें, तो जो लोग घरों में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लोग वहाँ जाके एक बेड पे लेट के ऑक्सीजन लें और एक डॉक्टर उनका देखभाल करे, तो उनमें से हम श्योर कि 80% लोग ठीक होकर घर चले जाएंगे और केवल 1% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं जो लेवल 1 के मरीज कहे जाते हैं, जिसमें शुरुआती 6-7 दिन के बाद हल्की खांसी और ऑक्सीजन का ड्रॉप होना शुरू होता है, वो मरीज अभी ये सुन के आपके चैनलों के माध्यम से ये सुन के कि घर में ऑक्सीजन लीजिए, सब बैठ के घर में ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसमें से जब ऑक्सीजन उनकी या तो सिलेंडर खत्म हो जा रहा है या उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 70-75 आ जा रहा है, तब वो वेंटिलेटर सीधे ढूंढ रहे हैं। तो बहुत बड़ा गैप है लेवल 1 और होम आइसोलेशन और लेवल 1 के बीच में। और इस चीज को नाइट कर्फ्यू, क्या कोई भी कर्फ्यू नहीं तोड़ पाएगा जब तक जनता को ये समझ आप लोग नहीं दिलवाएंगे कि आइसोलेशन का मतलब है कि गोलियां खा के कुछ दिन रहो। जहां खांसी और सांस फूलना शुरू हुआ, आप सीने का एक्सरे या चेस्ट सीटी में अगर फाइंडिंग आ रही है, तो एक ऐसी, जैसे आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो में आर्मी फौज के उसके हेल्प से बड़े बड़े वो खाली डॉर्मेट्रीज बनाइए, उसमें बेड डालिए और ऑक्सीजन दीजिए और वहाँ पे एक डॉक्टर कम से कम 50 मरीजों का इलाज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो इंजेक्शन दे सकता है, वो एंटीबायोटिक दे सकता है और ऐसे मरीजों को लेवल 2 और लेवल 3 से जाने से रोक सकता है। लेकिन अगर ये मरीज सिलेंडर लेके घर में बैठे रहते हैं तो वो सीधे लेवल 3 के पेशेंट हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश मतलब ये है डॉक्टर सुराइता, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्या ये लोग बड़ी लापरवाही कर रहे हैं जो घर में सिलेंडर रख करके खुद को ऑक्सीजन लगा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, इसको जिसका मरीज अगर खतरे में है उसको जानकारी नहीं है। मीडिया का काम है जानकारी देना, प्रशासन का काम है जानकारी देना। आप बताइए इसको विस्तार से। जानकारी, चुनाव की जानकारी और तमाम स्वच्छता की जानकारी मिल सकती है। आप अगर इतनी जानकारी दे सकते हैं तो ये जानकारी भी तो दे सकते हैं कि जब आपको मरीज को अगर खांसी हो रही है, बुखार वो हो रहा है, सांस फूलना शुरू हो रहा है, उस समय अगर आप लेवल 1 के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको एंटीकोएगुलेंट से, स्टेरॉइड से लेवल 3 पे जाने से बचाया जा सकता है। तो सरकार को लेवल 1 की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। अब योगी जी को सिर्फ ये करना है कि एक लेवल 1 की सुविधाएं, जिसमें कि बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में बेड लगा के ऑक्सीजन दिलवाना है और वहां पे एक डॉक्टर 50 लोगों को इलाज कर सकता है। लेकिन जब घर में मरीज का हालत बिगड़ जाता है, वो उसको जानकारी नहीं है ना। अभी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं जहाँ पे वो अब 80% हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल केटर करता है हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरी इंडिया में। तो पूरे इंडिया में जब हेल्थ केयर 80% प्राइवेट प्रोवाइडर है, तो आपको कैसे वेंटिलेटर इतने मिल जाएंगे? हर मरीज इस बीमारी में सिर्फ 1% या 3% मरीज वेंटिलेटर लायक हैं। लेकिन ये जो घर घर ऑक्सीजन चल रहा है, इसके नाते पेशेंट की संख्या ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए बढ़ जा रही है और सबके पास वेंटिलेटर नहीं है। ये चेन टूटेगी कैसे? तो इसके लिए ये लेवल 1 की बेड्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। चेन तभी टूट सकती है जब लोग इस चीज को समझें कि मास्क लगाना है, घर से अननेसेसरीली बाहर नहीं निकलना है और बीमारी को समझें। इसके 3 स्टेज हैं। स्टेज 1 जो इन्फेक्शन का स्टेज है, शुरू के 6 दिन। स्टेज 2 जो न्यूमोनिया का स्टेज है, जिसमें धीरे धीरे लंग्स का संक्रमण बढ़ता है। और स्टेज 3 है जब मरीज का इतना कम ऑक्सीजन हो जाता है कि उसको वेंटिलेशन पे डालना पड़ता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में सही समय पे अगर इलाज देने पे कम से कम 90% लोग ठीक हो जाते हैं या 95% लोग ठीक हो जाते हैं। तो वही लोगों को, हम लोगों को बचाना है। जब उनको हम बचाएंगे, हमारी रिसोर्सेज पे लोड नहीं पड़ेगा। हमारे संसाधन सीमित हैं। हम लोग जानते हैं भारत एक गरीब देश था, बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, फिर गरीबी हो जाएगा शायद। तो अगर जब तक सरकार ये सब प्लांट लगाने की बातें कर रही है, तब तक जो हमारे पास संसाधन हैं उनको हम किस तरह से बचाएं
और किस तरह से उनको जुडिशियसली यूज करें ताकि हमारा जो ये लोड है ये कम हो। डॉक्टर सुराइदा करीम जी, आप तो गोरखपुर से हैं, आप तो गोरखपुर से हैं, अभी बहुत सारी मुख्यमंत्री आपको जानते भी हैं, आप भी मुख्यमंत्री को जानती हैं, बड़े आसानी से आप सुझाव दे सकती हैं, इतना इंतजार क्यों कर रही हैं? दे दीजिए सुझाव। मैं उनको कई बार टैग कर चुकी हूँ, मैंने ट्विटर पे उनको कई बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अमला इतना डरता है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की लिस्ट है उसमें गोरखनाथ हॉस्पिटल का नाम तक नहीं है। एम्स की बिल्डिंग खड़ी हुई है, हम लोग पिछले साल सुझाव दिए थे जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी कि एम्स को आप लोग खोल दीजिए, और पता नहीं क्या बात है, एम्स में 300 बेड पड़े हुए हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्यों नहीं पाइपलाइन दे रहे हैं, मरीज आराम से वहाँ भर्ती हो सकते हैं। वही वाला एक बिल्डिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की कमी सिर्फ आज की नहीं है, ये एनकेफ्लाइटिस के टाइम पे हम लोग देख चुके हैं, डॉक्टर कफील को जेल डाला जा चुका है इस चक्कर में। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक काम है, और दूसरा काम है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। हम ये मानते हैं महामारी है, किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जो चीजें हैं, हमारा एक बहुत बड़ा कुष्ठ आश्रम है जो खाली पड़ा है, वहां पे अस्पताल भी एक है अंदर। चलिए मैं लौट रहा हूँ डॉक्टर सुराइदा करीम आपके पास। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ गई हैं, सीनियर फिजिशियन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 1 मिनट बाद आपके पास लौट रहा हूँ, उससे पहले मैं विनीत का रुख करना चाहता हूँ, आगरा से मेरे सहयोगी जुड़े हुए। विनीत, आपने तो पिछले साल से लेकर के लगातार अब तक कवर कर रहे हैं, आप जमीन पर हैं। ये जो नाइट कर्फ्यू हुआ रात 8 बजे से, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन हुआ, आपका आकलन क्या कहता है? उससे केसों में कुछ कमी आ रही है, कुछ सुधार दिख रहा है, या आगे और कर्फ्यू पूरी तरह से रहेगा तभी सुधार दिख पाएगा? देखिए बिल्कुल अंजीत, तमाम सवाल आपने किया, लेकिन इसका जवाब एक ही है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम नाइट कर्फ्यू की बात करें या मिनी लॉकडाउन की बात करें, तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और जिनकी वजह से खामियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ रहा है। नतीजा अगर हम अंत की बात करें तो लॉकडाउन ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। अगर हम आगरा के हालातों की बात करें, आपने प्रयागराज से एक सवाल पूछा था और मैं भी संक्षेप में आपको आगरा के हालातों के बारे में बताना चाहता हूं जी, कि सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल स्तर पर काम करना चाहते हैं, जमीन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से इस समय उन पर हावी है। तमाम उन्होंने इस बात को कहा है कि सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है। मैं आज आगरा के 5 बड़े अस्पतालों के नाम बताता हूं जहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और अफरा तफरी मची हुई है और इस समय ऑक्सीजन नहीं है। दिन में हालात ठीक थे, मैंने दिन में उस रिपोर्ट को भी किया था, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर से रिपोर्ट किया था, वहाँ पर सिलेंडर मिल रहे थे, लेकिन जब अभी अस्पतालों की खबर सामने आती है और ऑक्सीजन कहते हैं कि खत्म हो चुकी है, किसी के आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, किसी के 1 घंटे की, तो ऐसे में माहौल क्या हुआ? जो मरीज, जो अपना तीमारदार अपने मरीज को लेकर ये सोचता है कि 4 दिन चक्कर काटने के बाद उसको अस्पताल में बेड मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो वो सोचता है कि शायद अब मेरे पिताजी की, मेरे बेटे की, मेरी बीवी की या मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। लेकिन 2 घंटे बाद अगर अस्पताल उससे ये कहता है कि अपने मरीज को ले जाइए और ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो आप सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। ऐसे में सरकार को कुछ बेहतर से बेहतर एक्शन प्लान लाना पड़ेगा, कुछ बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी इन सब चीज़ों पर लगाम लग सकती है। लोग मर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आप ब्यूरोक्रेसी पर है, जो लोग फ़ोन नहीं उठाते। आगरा में सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया, उनका फ़ोन नहीं उठता है, डीएम का फ़ोन नहीं उठा है, तमाम अधिकारियों के सीएमओ के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं। किसी से आप अगर इमरजेंसी में किसी भी बड़ी आदमी को भी अगर जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी में अगर किसी की बहुत ज़्यादा कंडीशन हालत ख़राब है, तब भी अधिकारी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन इस बात को, खुद चिकित्सकों से मेरी बात हुई, वो इस बात को दर्द बयां करते हैं कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, हम सिर्फ नोटिस चस्पा कर सकते हैं तीमारदारों के लिए। अस्पताल प्रशासन को बता सकते हैं, अपने नोडल अधिकारी को बता दिया कि 1 घंटे की गैस बाकी है, लेकिन ऑक्सीजन बाकी है, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये हालात है आगरा के। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 शमशान घाट है डेला, रोजाना अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 5 से 6 या 7 के आंकड़े ये अपने आंकड़ों में देते हैं, लेकिन 20 से 25 जो लाशें हैं वो रोजाना वहां पर जलाई जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं, और हालात जो हैं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को वो बहुत बदतर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर स्वाति, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि संसाधन की कमी में कहिए, इलाज के अभाव में कहिए, लोग दम तोड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि और ज़्यादा हालात भयावह हो सकते हैं, जैसा तमाम रिसर्च के लोग कह रहे हैं कि और पीक आने वाला है। तो हमारी तैयारी तो उस हिसाब से है नहीं। अब ज़रूरी है कि चेन टूटे, वो चेन कैसे टूटेगी मैम?
बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जैसे आपने कहा भी, और लॉकडाउन जो होता है वो हमेशा एक स्पीड ब्रेकर की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल भी हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था और ये उम्मीद थी कि जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें कहीं बेहतर किया जाएगा ताकि फिर आगे लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली केसेस आए हैं कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो पूरे चरमरा गए हैं, बैठ गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, अगर हम जो है कर्फ्यूज़ लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि लोग मिलजुल रहे हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ वैसी की वैसी ही चल रही हैं, तो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये साफ तौर से दिखाई भी दे रहा है। और जब आप आंकड़े देखते हैं तो ये तो ICMR का सर्वे भी कहता है कि जो आंकड़े आप देख रहे हैं उससे 25 से 26 ज़्यादा, एक व्यक्ति के पीछे 25 से 26 और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इस वक्त अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और जिस तरह से वो बता भी रहे थे कि शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है, कहीं ना कहीं हमें कुछ स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर से ऐसे जगहों पे हमें ज़्यादा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत होगी जो कि हॉटस्पॉट्स हैं या जहाँ से संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में जा चुके हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। तो अगर थोड़े समय के लिए लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया को लगाना भी पड़े तो मुझे लगता है सरकार को इस वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम को भी आपको थोड़ा सा ब्रीदर देने की जरूरत है। और जो आपकी तैयारियां नहीं है उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है ताकि आप ऑक्सीजन वहां मुहैया करा पाए, सर्विसेज जो मेडिकल की सप्लाईज हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। वरना आप देख ही रहे कि ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जिनकी नहीं होनी चाहिए और जिनको हम आसानी से बचा सकते हैं। तो ये जो एक सिलसिला बार अब आप देख रहे हैं कि डेथ रेट जो लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। इंटरस्टेट जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। और जो हमारे हॉटस्पॉट्स है, जो हमारी कंटेनमेंट एरियाज है जहां से संक्रमण ज्यादा आ रहा है, वहां आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने की जरूरत होगी, वरना ये संक्रमण और ज्यादा फैलता जाएगा। एक तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको आपको रोकने की जरूरत होगी, उन पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। वरना आप देख रहे हैं कि लोग शहर से गांव आ रहे हैं, गांव से शहर जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो ये संक्रमण लगातार एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है और रोज रोज लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर स्वाति, माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।